वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। तो दोस्तों, आपका पाठ नंबर 3 आनुवांशिकी, जो कि एक 4 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपके लिए यानी मटर के जो पादप होता है, मटर का क्या होता है, जो पादप होता है उसमें 34 प्रकार के, कितने प्रकार के, 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कितने प्रकार पाए जाते हैं? 34 प्रकार के। और उन 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षणों में से जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो था, उसने कितने को चुना था? 7। कितने को चुना था? 7। और 7 लक्षण कौन कौन से थे उनके बारे में बताया, और मेंडलवाद की पुनर्खोज, जो मेंडलवाद है, मेंडलवाद की पुनर्खोज आदि के बारे में समझाया। आगे ध्यान देना दोस्तों, अगला टॉपिक है इसमें आनुवांशिकी शब्दावली। आनुवांशिकी शब्दावली, ध्यान देना, आनुवांशिकी शब्दावली, आनुवांशिकी शब्दावली। तो इस सिलेबस के अंदर, एक चैप्टर के अंदर, यानी जो आपका एक पार्ट है 3, इस सिलेबस की जो आपका सिलेबस है उसके अंदर, यानी आनुवांशिक शब्दावली में 20 डेफिनेशन दे रखी है। कितनी परिभाषा दे रखी है? 20। तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट। और मित्रों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, 20 आपकी जो शब्दावली है, एक एक शब्दावली की मैं परिभाषा आपके लिए बता रहा हूं, गौर देना। और चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो। तो नंबर 1 है जीन। नंबर 1 डेफिनेशन है जीन। तो ध्यान देना, जीन, समझना, जीन। तो प्रश्न ये भी आ सकता है, जीन किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। ध्यान देना परिभाषा पर, वह कारक जो एक लक्षण को, वह कारक जो एक लक्षण, किसी एक लक्षण को, ध्यान देना, वह कारक जो किसी एक लक्षण को, जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। क्या करता है दोस्तों? नियंत्रित करता है। यानी वह कारक जो किसी एक लक्षण को, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। यानी वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। यानी आपको पाठ नंबर 3 आनुवांशिकी, और आनुवांशिकी में अब तक आपके लिए 4 शाब्दिक परिभाषाएं थी। पहले आनुवांशिकी, आनुवांशिक लक्षण, इसके अलावा वंशानुगति और विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं, इसका कारण। 4 डेफिनेशन तो आपको यह समझाई। उसके बाद मेंडलवाद, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय। उसके बाद आपके लिए मेंडल की सफलता के कारण, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया। कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको आनुवांशिकी का क्या कहते हैं, पिता, मैंने पिछली पिछली क्लास में जो बताया था, इससे पहले वाले भाग 2 में 3 में, कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो आनुवांशिकी का पितामह कहलाता है। और आधुनिक आनुवांशिकी का पिता डब्ल्यू वेटसन। कौन बताया था मैंने? डब्ल्यू वेटसन। अब वही बात चल रही है, यानी आनुवांशिकी शब्दावली के बारे में आपको बता रहे हैं। तो पहली डेफिनेशन है जीन की। किसकी? जीन की। तो गौर देना दोस्तों, कि वह कारक, डेफिनेशन पर गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आपका 4 नंबर का, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये बोर्ड की दृष्टि से। तो वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और मेंडल के द्वारा, यानी मेंडल के द्वारा उपयोग में, यानी मेंडल के द्वारा उपयोग में
लिए गए, मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए, लिए गए, ठीक है ना, ध्यान देना, लिए गए कारक शब्द को, यानी कारक शब्द को, यानी कारक शब्द को, कारक शब्द को जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने, किसने, जॉनसन नामक वैज्ञानिक, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, जीन नाम दिया, क्या नाम दिया, जीन नाम दिया। ध्यान देना दोस्तों कि मेंडल के द्वारा जो उपयोग में लिए गए कारक शब्द, देखो जीन जो था, यानी मेंडल ने इनका जीन शब्द को किसके नाम से अपने प्रयोगों में सिद्ध किया था, कारक के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया था, कारक के द्वारा। लेकिन इस कारक शब्द को जो जीन नाम दिया था वो किसने दिया था, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो वही बात मैं लिख रहा हूं कि मेंडल के द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया, जीन नाम दिया। आई बात समझ में, जीन नाम दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि प्रारंभ में जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46, जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। और जो जीन होते हैं, यानी जीन जो होते हैं ये गुणसूत्रों पर बिंदुओं की संरचना के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जो अपने क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उन पर बिंदुनुमा संरचना में, किसमें दोस्तों, बिंदुनुमा संरचना में, और किस पर, गुणसूत्रों के रूप पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं, जीन। और ध्यान देना कि जीन यानी भय कारक, यानी भय कारक जो किसी एक लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। भय कारक जो किसी एक लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। और जो मेंडल ने इनको सबसे पहले क्या नाम दिया था, कारक नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कारक। तो वही बात मैं बता रहा हूं आपके लिए कि मेंडल के द्वारा उपयोग में लिए गए जो कारक शब्द को जॉनसन ने क्या नाम दे दिया, जीन नाम दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न ध्यान रखना। एक नंबर आपकी डेफिनेशन आ सकती है, भाई जीन किसे कहते हैं, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए भय कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन। चलते हैं नंबर दूसरी परिभाषा, युग्म विकल्पी। कौन सी है, युग्म विकल्पी। ध्यान देना, युग्म विकल्पी, समझना, युग्म विकल्पी। तो देखिए किसी एक लक्षण को, ध्यान देना, युग्म विकल्पी में किसी एक लक्षण को, किसी एक लक्षण को, किसी एक लक्षण को, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, किसी एक लक्षण को नियंत्रित, ध्यान देना परिभाषा पर, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, नियंत्रित करने वाले, नियंत्रित करने वाले जीन के, जीन के, नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को, दो विपर्यासी स्वरूपों को, यानी दो विपर्यासी स्वरूपों को, ध्यान देना, किसको, स्वरूपों को, दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। ध्यान देना, समझना दोस्तों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपकी दूसरी परिभाषा बता रहा हूं मैं, युग्म विकल्पी। तो युग्म विकल्पी क्या होता है, किसी एक लक्षण को, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहते हैं हम, युग्म विकल्पी कहते हैं। विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है, विपरीत। जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल जो था उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पहले 7 लक्षण बताए थे, प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी। तो वो प्रभावी और अप्रभावी कितने स्वरूप हो गए, 2 हो गए। कितने स्वरूप हो गए, 2। तो 2 विपर्यासी स्वरूपों को हम युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे आपको मैंने समझाया था कि पौधे की जो ऊंचाई है, जैसे पौधे की ऊंचाई, ध्यान देना, जैसे पौधे की ऊंचाई, तो देखिए पौधे की ऊंचाई के आधार पर पादप में कितने विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, 2।
एक होता है कौन सा, लंबापन, और एक कौन सा होता है, बौना। तो जैसे पौधे की ऊंचाई, जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले, जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले, नियंत्रित करने वाले, नियंत्रित करने वाले, ध्यान देना, नियंत्रित करने वाले जीन के, नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी, कितने युग्म विकल्पी होते हैं दोस्तों, दो होते हैं, दो युग्म विकल्पी, दो युग्म विकल्पी कौन कौन से होते हैं, एक लंबापन और एक बौनापन। कौन कौन से होते हैं, लंबापन और बौनापन, दो युग्म विकल्पी टी। कैपिटल टी किसको प्रेजेंट कर रहा है, लंबापन को, और युग्म विकल्प टी एवं स्मॉल टी किसको प्रेजेंट कर रहा है, बौनापन को। किसको प्रेजेंट कर रहा है, बौनापन को, बौनापन है। तो युग्म विकल्पी के यानी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। विपर्यासी का शाब्दिक अर्थ होता है विपरीत। क्या होता है, विपरीत। जैसे पादप की ऊंचाई, तो देखिए दोस्तों ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं कि जो पादप की जो ऊंचाई होती है, पादप की ऊंचाई के आधार पर यानी कितने विकल्प होते हैं हमारे पास, दो होते हैं, एक लंबापन और एक बौनापन। भाई आपको इससे पिछली क्लास में बताया गया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो था उसने जो मटर के पादप का अपने प्रयोगों के लिए क्या किया था, चुनाव किया था। तो उस मटर के पौधे में 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल जो था उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए 7 का क्या किया था, चुनाव किया था, 7 का चयन किया था, 7 का सिलेक्शन किया था। तो उसमें पादप की ऊंचाई के आधार पर दो लक्षण मैंने बताए थे। प्रभावी लक्षण कौन सा होता है, लंबापन, और अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है, बौनापन। कौन सा होता है, बौनापन। तो वही बात हो गई युग्म विकल्पी, किसी एक लक्षण को, हमारे पास लक्षण क्या हो गया, पौधे की ऊंचाई, क्या हो गया, पौधे की ऊंचाई। अब उसको नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूप कितने, दो। कितने, दो। आई बात समझ में। चलते हैं तीसरी डेफिनेशन की तरफ। बहुत अच्छा टॉपिक एक और महत्वपूर्ण, सिलेबस के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण, तो ध्यान देना, समयुग्मजी। क्या है, समयुग्मजी। तो ध्यान देना कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले, ध्यान देना, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी, कैसे, दोनों युग्म विकल्पी समान हों। कैसे हों दोस्तों, समान हों, उसे समयुग्मजी के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समयुग्म, युग्म मतलब जोड़ा, और सम माने समान। तो कैसे हो, समान हो, दोनों युग्म के विकल्प कैसे हो, समान हो, उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। आई बात समझ दोस्तों। प्रिय छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना, समयुग्मजी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो, समान हो, उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे लंबेपन को किससे प्रेजेंट करते हैं हम, टी से। किससे प्रेजेंट करते हैं, टी से, यानी लंबापन का गुण है, इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, टी से। अब इसका एक युग्म ले लें, दूसरा भी कैसा ले लें, कैपिटल टी। तो कैसे युग्म हो गए दोनों, समान, ये भी कैपिटल टी और ये भी कैसी, कैपिटल मतलब बड़ी टी।
कैपिटल टी, या क्या ले सकते हैं स्मॉल टी। तो दोनों ही कैसे हो गए, युग्म समान हुए कि नहीं हुए, एक टी कैसे हो गई स्मॉल और दूसरी भी कैसे हो गई स्मॉल, तो दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो गए, समान हो गए। कैसे हो गए, समान हो गए। तो ध्यान देना दोस्तों कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो दोनों युग्म कैसे हैं, समान है, क्योंकि युग्म मतलब जोड़ा, दोनों जोड़े कैसे हैं, समान, दोनों ही बड़ी टी है क्या नहीं, ये भी कैपिटल है और ये भी कैसी है, कैपिटल है। और इधर भी देखो यहाँ में यानी स्मॉल टी किसको प्रेजेंट कर दिया, बोनेपन को, तो ये भी बोना और ये भी बोना, तो दोनों युग्म विकल्पी कैसे हैं, समान हैं, उसे हम समयुग्मजी के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगली परिभाषा है प्रिय छात्र एवं छात्राओं, विषम युग्मजी। कौन सी है, विषम युग्मजी। ध्यान से समझा करो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो, और जितने भी अपने मित्र हैं उनको भी इससे अवगत कराओ, वो भी अधिक से अधिक बताओ, क्योंकि समय बहुत कम है अब, क्योंकि आपकी जो क्लासें जून में प्रारंभ होनी थी वो अभी जुलाई में भी प्रारंभ होने की संभावना भी कम है। इसलिए दोस्तों जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन, प्रिय छात्र एवं छात्रा, उस पर ज़्यादा फोकस दो, अधिक से अधिक उसको लाइक किया करो, और नोटबुक में अपनी जो आपने नोटबुक बना रखी है उसमें इन पर डेफिनेशन को लिखा करो और अधिक से अधिक उनको याद किया करो, ठीक है ना। तो अगली परिभाषा है विषम युग्मजी। कौन सी है, विषम युग्मजी। तो परिभाषा ध्यान देना कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो, असमान हो, तो उसे क्या कहते हैं, असमान हो, उसे क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विषम युग्मजी कहते हैं। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो, असमान हो, उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो आई दोस्तों बात समझ में। फिर ये छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना, एक कैपिटल टी और एक कैसी है, स्मॉल टी। अब कैपिटल टी किसको प्रेजेंट करती है, लंबापन को। किसको प्रेजेंट करती है, लंबापन को। और स्मॉल टी किसको प्रेजेंट करती है, बौनेपन गुण को। तो कैसे हुए, एक लंबा और एक बौना, तो कैसे हो गए, विषम युग्मजी हो गई, क्योंकि ये कैपिटल टी और एक कैसी है, स्मॉल टी है। तो दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो गए, असमान हो गए, डिफरेंस हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। एक जैसे नजर आ रहे हैं कि आपको दोनों अक्षर, नहीं आ रहे हैं। एक कैपिटल टी और एक कैसा है, स्मॉल टी है, तो कैसे हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। तो लक्षण यानी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो, असमान हो, उसे विषम युग्मजी के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। तो चार परिभाषाएं आपको बताई। नंबर एक, जीन, एक बार और देख लो कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। और मेंडल के द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया है। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। दूसरा है युग्म विकल्पी। कौन सा है दोस्तों, युग्म विकल्पी, कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी मतलब विपरीत, भिन्न भिन्न विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई और पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी कौन से हैं, एक कैपिटल टी और एक कौन सा, स्मॉल टी। कैपिटल टी जो होता है वो लंबेपन को,
और स्मॉल टी होता है वो बौनेपन गुण को क्या कर देता है, प्रदर्शित करता है। अब है समयुग्मजी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्मविकल्पी कैसे हो, समान हो, दोनों युग्मविकल्पी कैसे हो, समान हो, उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो दोनों कैपिटल टी है कि नहीं है, तो दोनों युग्म कैसे हैं, समान, या दोनों कैसी हैं, स्मॉल एंड छोटी हैं, दोनों टी कैसी हैं, छोटी टी हैं, तो कैसे हैं, समान। विषमयुग्मजी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो, असमान हो, उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो देखिए कैपिटल टी किसको प्रेजेंट करती है, लंबेपन को, और स्मॉल टी किसको प्रेजेंट करती है, बौनेपन को, तो दोनों युग्म विकल्पी कैसे हो गए, भिन्न भिन्न हो गए, तो इसे हम विषमयुग्मजी के नाम से जानते हैं। तो चारों डेफिनेशन आपको बताई आनुवंशिक शब्दावली में, और ध्यान देना दोस्तों, नोटबुक में इनको नोट किया करो और ध्यान से इसको पढ़ा करो, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है आपका ये। अगला इसमें लक्षण प्रारूप, अगली परिभाषा कौन सी है, लक्षण प्रारूप, ध्यान देना, लक्षण प्रारूप समझना, गौर देना, लक्षण प्रारूप। तो देखिए किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप या प्रारूप एक ही बात है, लक्षण प्रारूप भी लिखा रहता है, प्रारूप लक्षण प्रारूप कहते हैं। आई बात समझ में, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। आई बात समझ में, जैसे अब लंबे पौधे, जैसे कोई लंबा पौधा है, कैसा है, लंबे पौधे, अब लंबे पौधे जिसको हम समयुग्मजी भी कहेंगे, समयुग्मजी क्यों कहते हैं, लंबे पौधे जिसको हम क्या कहेंगे, समयुग्मजी भी कहते हैं। क्यों, ये दोनों टी कैसी हैं, कैपिटल है, दोनों युग्म कैसे हैं, कैपिटल हैं, तो समयुग्मजी या विषमयुग्मजी। अब इसमें ये क्या है, कैपिटल टी है और ये कैसी है, स्मॉल टी है, ये कैपिटल है और ये क्या है, स्मॉल है। आई बात समझिए, तो देखो ये कैसे हो गई, विषमयुग्मजी हुई, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को ही लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो बाहर से तो आपने पहचाना है कि भाई ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी है, तो कैसे पौधे हो गए, लंबे पौधे, यानी दोनों कैसे हैं, समान है, तो कैसे हैं, समयुग्मजी। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये कैसा है, कैपिटल टी और ये कैसा है, स्मॉल टी, तो कैसे हो गए, दोनों कैसे हो गए, विषम युग्मजी हो गए। समान युग्म है के दोनों नहीं है, ये कैपिटल और कैसा है, स्मॉल है, तो इसे कहते हैं बाह्य प्रतीति। क्या कहते हैं, बाह्य प्रतीति, यानी बाहर से देखने पर ऐसे समझो कि माना कोई किसी व्यक्ति के लक्षणों की हम बात कर रहे हैं, तो बाहर से कैसे दिख रहा है, वो सज्जन है, पढ़ने में होशियार है, जैसे आप हैं पढ़ने में होशियार हैं, बाहर से दिखने में कैसे सज्जन है, ईमानदार हैं, आत्मविश्वास अधिक है, तो ये कैसे गुण हो गए आपके बाहर से देखने पर। ये टीचर कैसा आकलन कर रहा है, आपका बाहर से आकलन कर रहा है, तो वो क्या हो गए, लक्षण प्रारूप, यानी किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, बाहर से देखने पर हमें आपको देखा क्लास में आप बैठे हुए हैं, आपको बाहर से देखा हुए बहुत ईमानदार है, पढ़ने में होशियार है, अच्छे हैं, अच्छा होमवर्क करते हैं, क्लास में किसी से बदमाशी नहीं करते हैं, तो ये कैसे हो गए, बाह्य प्रतीति हो गई। कैसे हो गई, बाह्य प्रतीति, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधों के लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो कैसे हो गए दोनों, यानी दोनों युग्म कैसे हैं, समान है, तो समयुग्मजी, कैसे हो गए, समयुग्मजी, और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी कैसे हो गए, विषमयुग्मजी हो गए, कैसे हो गए, विषमयुग्मजी। अगला टॉपिक है जीन प्रारूप। क्या है, जीन प्रारूप या प्रारूप एक ही बात है, जीन प्रारूप, ठीक है ना। किसी सजीव की
किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को, आनुवंशिकीय रचना को, किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को जीन प्रारूप कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। प्रश्न बनता है जीन प्रारूप किसे कहते हैं? किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को, उसकी आनुवंशिकीय यानी आंतरिक संरचना को, किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, तो ये कैसे हो गए? समयुग्मजी हो गए। कैसे हो गए? संयुग्मजी। अगर वास्तव में बात करें तो कैसे हैं? दोनों शुद्ध लंबे हैं। कैसे हैं? दोनों शुद्ध लंबे, यानी दोनों टी कैसी हैं? कैपिटल टी और कैपिटल टी। और कैसे हो गए? शुद्ध लंबे हो गए। क्यों? आनुवंशिकीय रचना देख रहे हैं। आनुवंशिकीय रचना में दोस्तों ध्यान देना, दोनों युग्म देखे जाते हैं। तो दोनों युग्म कैसे हैं? कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो उसको लोग कैसे हो गए? शुद्ध लंबे हो गए। या जैसे ध्यान देना, दूसरा उदाहरण इसमें समझना कि जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए एक कैसा है, एक यानी एक कैसी टी है कैपिटल और एक कैसी है स्मॉल, यानी कैपिटल टी किसको प्रेजेंट कर रही है? लंबे को, और स्मॉल टी किसको कर रही है? बौने को। तो दोनों को आप देख रहे हैं तो क्या वास्तव में लंबे हैं? नहीं है। कैसे लंबे हैं? अशुद्ध लंबे हैं। कैसे हैं? अशुद्ध लंबे। आई बात समझ में? कैसे हैं? अशुद्ध लंबे। देखिए यहाँ पर दोनों कैसी हैं? कैपिटल टी हैं। ये भी कैपिटल टी और ये कैपिटल टी। कैपिटल की किसको प्रेजेंट करती है? कैपिटल टी लंबेपन को प्रदर्शित करती है। दोनों कैसे हो गए? लंबे लंबे, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? शुद्ध लंबे। यहाँ पर क्या है? ये कैपिटल टी और ये कैसी है? स्मॉल टी। एक लंबे को और एक बौने, तो इसलिए कैसे हो गए? अशुद्ध लंबे हो गए। कैसे हो गए? अशुद्ध लंबे हो गए। इसको समयुग्मजी, संयुग्मजी भी कह देते हैं। इसको हम विषम युग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विषम युग्मजी। ये समयुग्मजी लंबे हैं, ये विषम युग्मजी कैसे हैं? लंबे हैं। आई बात दोस्तों समझ में? अगला है इसमें 7वीं परिभाषा है प्रभावी लक्षण। कौन सी है? प्रभावी लक्षण। तो ध्यान देना, वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट कर देता है, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, किसमें? F1 पीढ़ी में, यानी F1 पीढ़ी का मतलब होता है यानी F से यानी फर्स्ट फिलिंग जनरेशन, यानी फर्स्ट पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में यानी फर्स्ट फिलिंग जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। F1 पीढ़ी का मतलब होता है प्रथम पीढ़ी। तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को क्या कर देता है? अभिव्यक्त कर देता है। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है। अभिव्यक्त का मतलब है प्रकट कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है। अभिव्यक्त का मतलब क्या है दोस्तों? यानी प्रकट कर देता है। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण कहलाता है। ध्यान देना, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? जो अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त कर देता है, प्रकट कर देता है। यानी जो लक्षण F1 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। जो लक्षण F1 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। यानी वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। और अप्रभावी लक्षण, अगली डेफिनेशन है इसमें अप्रभावी लक्षण। कौन सा है? अप्रभावी लक्षण। तो ध्यान देना, अप्रभावी लक्षण में कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता है, यानी वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को या स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में
स्वयं अभिव्यक्त नहीं हो पाता है, अभिव्यक्त नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। आई बात समझ में? वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं अभिव्यक्त नहीं हो पाता है, या अब वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाता, यानी F1 पीढ़ी में जो अभिव्यक्त हो जाता है जो लक्षण, वो तो हो गया प्रभावी लक्षण। और जो F1 पीढ़ी में क्या नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है, यानी प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है, वो अप्रभावी लक्षण के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ लो दोस्तों। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, दोनों में यह अंतर देखना, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। और अप्रभावी लक्षण कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। आई बात समझ में? अगली परिभाषा है एक संकर संकरण। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। तो ध्यान देना, एक संकर संकरण, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। किसका? वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, समझना कि वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक संकर संकरण कहलाता है। यानी वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करते हैं, केवल एक लक्षण, जैसे पादप की ऊंचाई ले लो, चाहे पुष्प की स्थिति ले लो, चाहे पुष्प का रंग ले लो। 7 बताए मैंने आपके लिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने पर प्रयोग किए थे? 7 पर। कितने पर? 7 पर। तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। और दूसरी नेक्स्ट इसमें परिभाषा है द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। तो ध्यान देना दोस्तों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। आई बात समझें? वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, यानी वह संकरण, ध्यान देना, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। यानी कितने लक्षणों की? 2 लक्षणों की। जब केवल एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करते हैं, एक संकर संकरण। द्विसंकर संकरण, द्विमाने कितना होते हैं? 2। द्विमाने कितना होता है? 2। तो वह संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो ये आपकी कुल डेफिनेशन हो गई 10। यानी मैंने बताया था इसमें 20 आनुवंशिक परिभाषाएं 20 हैं, जिनमें मैंने आपको 10। लक्षण प्रारूप, किसी सजीव की बाह्य प्रतिनिधि को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे, क्योंकि लंबे पौधे क्यों कहा है? तो दोनों टी कैसी हैं? कैपिटल है, तो दोनों युग्म कैसे हैं? समान, इसलिए समयुग्म जी। और यहाँ पर विषम युग्म जी क्यों लेता है? एक कैपिटल टी और एक कैसी है? स्मॉल टी। तो दोनों लक्षण कैसे हो गए? भिन्न भिन्न हुए कि नहीं हुए? दोनों कैसे हुए? कैपिटल टी और एक कैसा हुआ? स्मॉल टी। विषम युग्म जी हो गए। जीन प्रारूप, किसी सजीव की आनुवंशिक रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। और जीन प्रारूप में दोनों लक्षणों को देखा जाता है, यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल। यानी कैपिटल है और ये भी कैसा है? कैपिटल कैसे हो गए? शुद्ध लंबे। ये कैसे हैं? कैपिटल और कैसे हैं? स्मॉल। कैसे हो? अशुद्ध लंबे। तो इसमें लंबेपन के भी गुण हैं और कैसे हैं? बौनेपन के भी गुण हैं, इसलिए इसको अशुद्ध लंबे के नाम से जानते हैं। प्रभावी लक्षण, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है।
अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। एक संकर संकरण वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की, केवल कितने की, एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। और द्विसंकर संकरण वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो कुल दोस्तों प्रिय छात्र एवं छात्राओं कितनी आपकी परिभाषाएं हो गई, 10 बता दी आनुवंशिक की शब्दावली में। तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो और बहुत ध्यान से इनको डेफिनेशनों को याद करना। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, अगली जो 10 डेफिनेशन शेष रहेंगी उनके साथ। थैंक्स।